अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। उत्तराखंड के रामनगर में G20 की बैठक का आयोजन हुआ। बुधवार को बैठक के दूसरे दिन चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल में सभी 17 देशों के 38 डेलीगेट्स ने विज्ञान से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी, जिसका उद्देश्य G20 के सदस्य देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकारों और उनके समकक्षों के साथ आमंत्रित देशों को एक साथ लाना है। दरअसल ये बैठक 4 राउंड में हुई, जिसमें पहला विषय रोग नियंत्रण और महामारी से निपटने पर, दूसरा विषय वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने के लिए, तीसरा विषय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता लाने पर और चौथा विषय समावेशी विकास को लेकर। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं, उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है, और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही, रामनगर के अंदर हो रही। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। बहरहाल G20 का अहम काम आर्थिक सहयोग है, जिसमें शामिल होने वाले देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% है। ये देश मिलकर न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन और हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। आज कॉर्बेट पार्क के दौरे पर G20 में शामिल होंगे विदेशी मेहमान। विदेशी डेलीगेट्स कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता को जानेंगे। विदेशी मेहमानों को प्रशासन की ओर से जंगल सफारी भी करवाई जाएगी। गर्जिया बिजरानी जोन में कर सकते हैं जंगल सफारी, और आज ही विदेशी मेहमानों की वापसी भी होगी। तो कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता को जानेंगे। विदेशी मेहमानों को प्रशासन की ओर से जंगल सफारी भी करवाई जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बुधवार शाम कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ये बदलाव किया गया। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग अगले 48 घंटे में अधिसूचना जारी कर सकता है। विकास के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। अध्यादेश कैबिनेट ने पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में जिन 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, इसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया जाएगा। इस प्रकार जो हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर करने में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पूरा का पूरा एक तरह से सरकार को वापस आ जाएगा। भारत सरकार ने नेशनल अर्बन डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की है, जो अब राज्य सरकार भी अडॉप्ट करेंगे। उसी को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत अर्बन क्षेत्र में स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिशन की स्थापना और उसके नवीनीकरण की मंजूरी मिली है। यूपी बीजेपी की नई टीम बनने के बाद बुधवार को पहली बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की नई टीम ने नई रणनीति पर मंथन किया। दरअसल यूपी बीजेपी ने कुछ दिनों पहले ही अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश बीजेपी की टीम के सभी 45 पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। इन सभी पदाधिकारियों की वैसे तो आज औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच होने वाली बैठक का मुद्दा निकाय चुनाव ही था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो काम है नगर निकायों के माध्यम से हम लोगों ने किए हैं, उनकी सबकी चर्चा हम लोग करेंगे और बहुत प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। और मुझे विश्वास है कि इस बार बड़ी संख्या में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव को हरी झंडी मिलने के बाद सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह की नई टीम के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा, यानी मिशन 80 के लिए बीजेपी की टीम 53 तैयार है। कानपुर में राष्ट्रीय खटीक समिति के कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी अंदाज दिखाई दिया, और इस दौरान अखिलेश ने भाजपा को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार विपक्ष को कमजोर करने में लगी है, सरकार आजादी के खिलाफ है। उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम के मुद्दे को हवा दे दी। इन्हें हराना ईवीएम से ही पड़ेगा। जब ईवीएम से हरा दोगे, उसके बाद बैलेट पेपर अपने आप आ जाएगा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, कहा 2024 का चुनाव संविधान बचाने का आखिरी चुनाव है और रामराज समाजवाद तभी आएगा जब जातीय जनगणना होगी। देश को अगर कोई राम राज्य की तरफ ले जा सकता है तो वो जाति जनगणना है। समाजवाद की ओर कोई ले जा सकता है तो वो जाति जनगणना है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है जब हमें और आपको गिना ही नहीं गया, हमें और आपको आबादी में गिनती में रखा ही नहीं गया है। हालांकि अखिलेश यादव का ये बयान उस वक्त आया जब निकाय चुनाव और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।
ऐसे में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और यही वजह है कि भाजपा पर सवालों की बौछार करती है। उधर निकाय चुनाव में बसपा महिला कार्ड खेलने की तैयारी में नजर आ रही है। बसपा निकाय चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने की योजना बना रही है। यही वजह है कि अब बसपा ने निकाय चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी महिला विंग को सौंपी है। दरअसल बसपा इस बार बूथ स्तर पर अभियान शुरू कर रही है। हर बूथ पर महिला विंग तैयार कर रही है। टीम में तेज तर्रार ज्यादा पढ़ी लिखी महिला कार्यकर्ता होंगी। इसके साथ ही जो प्रचार में सक्रिय रही हों। आगामी चुनाव को लेकर बसपा इस बार एक खास रणनीति तैयार कर रही है और ये रणनीति है आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की। इससे पहले बसपा युवाओं की फौज तैयार करने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है और अब महिलाओं को लेकर भी बसपा एक खास रणनीति तैयार कर रही है। आगामी निकाय चुनाव में भी इसकी एक झलक देखने को मिलेगी। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती जल्द ही लखनऊ में समीक्षा बैठक भी करेंगी, जिसके लिए सभी कोऑर्डिनेटर्स को तैयारी करने और बूथ स्तर पर चल रहे अभियान का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वैसे तो कांग्रेस ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला कार्ड खेला था, जब 40% टिकट महिलाओं को दिए गए थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ था और कुल 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 ही पार्टी जीत सकी थी। अब देखना ये होगा कि बसपा को महिला कार्ड से कितना फायदा होता है। दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यूपी के रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। स्वार यूपीएसी 34, 395 Channabe in UP. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. यूपी में होने वाले उपचुनाव का नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को जारी होगा, जिसमें नामांकन का आखिरी दिन 20 अप्रैल है। 21 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच होगी। 24 अप्रैल तक नाम वापसी होगी। उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण तारीख 10 मई है। इस दिन मतदान होना है और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। इस संबंध में बुधवार को आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद स्वार सीट खाली हुई है, तो मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट अपना दल एस के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के कारण खाली हुई है। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा ने दोनों सीटों पर अपने गठबंधन के साथ जोरदार तरीके से लड़ने का ऐलान कर दिया है। हम लोग चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत तय बताई है। अगर देखा जाए जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से 6 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत चुकी है और ये भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से भाजपा उनकी टिप्पणी को पूरे पिछड़ा वर्ग की अपमान से जोड़कर नया मैदान सजाने में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा में देशव्यापी अभियान की रूपरेखा बना ली गई है। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा ओबीसी मोर्चा गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान का शुभारंभ करेगी। हरियाणा के मानेसर में होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जिसके लिए भाजपा के 84 लोकसभा और 22 राज्यसभा ओबीसी सांसदों को बैठक में बुलाया गया। मोर्चा ने 1 लाख गाँवों में 1 करोड़ घरों में संपर्क और संवाद का संकल्प लिया है। 14 अप्रैल तक चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में सभी सांसदों से उनके क्षेत्र का अपडेट लिया जाएगा। साथ ही सांसदों को ओबीसी वोटर्स को संगठित करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। एबीपी गंगा से बात करते हुए प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी संगम लाल गुप्ता ने भाजपा के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि उनके क्षेत्र में ओबीसी और माइक्रो ओबीसी पे चर्चा होगी और उनको क्या समस्याएं आ रही हैं जमीनी स्तर पे, तो उसका फीडबैक भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 23 मार्च को बिहार, राजस्थान, ओडिशा और दिल्ली में 4 नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिनमें से 2 ओबीसी समुदाय से आते हैं। और उधर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित बंगला खाली करने का नोटिस मिलते ही अब कांग्रेस ने मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान शुरू कर दिया है। यही नहीं, वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने तो विधिवत शंखनाद करवाकर अपने घर के बाहर राहुल गांधी के नाम पर पोस्टर भी चस्पा करवा दिया। हम सब लोग अपना मकान उनको समर्पित करते हैं। ये सारी चीज देखिए, हम पत्नी सारे लोगों ने हम लोगों ने बनाया कि मैं श्री राहुल गांधी जी को का घर है ये। उधर कांग्रेस के इस अभियान पर अब भाजपा ने भी चुटकी ली है। राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी है। लगातार कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता
देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अनावश्यक बयानबाजी, बहुत चुभने वाले बयान जिस प्रकार से लांछित करने वाले बात। दरअसल राहुल गांधी के लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक राहुल को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। अयोध्या से श्री रामलला की मूर्ति पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या है ये अपडेट, देख रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर 2 दिन तक चली बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक से एक बड़ा अपडेट सामने आया। अपडेट ये है कि रामलला की जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में की जाएगी वो 51 इंच होगी, जो खड़ी मुद्रा में होगी। 4 फुट 3 इंच की रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा। गर्भगृह में बने एक चबूतरे पर स्थापित की जानी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 फुट की होगी। हमारी कोशिश रहेगी इसी अप्रैल महीने में मूर्ति का निर्माण शुरू हो जाए। कभी न कभी 51 इंच की खड़ी मूर्ति। इसके अलावा मूर्तिकार को श्री राम मंदिर के लिए जटायु की मूर्ति बनाने को कहा गया है। चंपत राय ने यह भी बताया कि अयोध्या में प्रतिदिन कितने श्रद्धालु और पर्यटक कितनी संख्या में आते हैं और कहां-कहां पर जाते हैं। इनका आकलन रेलवे की निर्माण एजेंसी राइट्स लगा रही है। साथ ही बैठक में फैसला लिया गया कि रामनवमी के मौके पर करीब 1 लाख भक्तों को प्रसाद बांटा जाएगा। और निर्माण स्थल पर गर्भगृह फूलों से सज्जा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और निर्माण समिति के सदस्यों ने अयोध्या की हवाई पट्टी के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। तो मेरठ में इन दिनों सौरी गैंग ने पुलिस और सराफा कारोबारियों की नींद उड़ा रखी है। सेंधमारी कर ज्वेलरी शोरूम में दाखिल होना, चोरी करना और फिर सॉरी लिखकर चले जाना। क्या है ये पूरा मामला, देख रिपोर्ट। सॉरी भाई, हमारी मजबूरी है, चोरी करना, हमें माफ कर देना, तुम्हारा फर्ज बड़ा मजबूत था। ये वो चिट्ठी है जिसे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद लिखी है। चोरों ने सेंधमारी कर नाले के रास्ते न्यू अंबिका ज्वेलर्स में सुरंग बनाई, करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी करके ले गए। एक चिट्ठी लिखकर छोड़कर गए जिस पर सॉरी लिखा था। अंबिका ज्वेलर्स में चोरों ने चोरी की और उसके बाद सॉरी भी बोल गए। ये देखिए, चोर इस तरीके से डिब्बे पर लिख के गए हैं, सॉरी भाई, हमारी मजबूरी है चोरी करने की। एक एक करके कई चोरी की वारदात सुरंग बनाकर हुई तो व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। बाजार बंद कर दिया। पुलिस की नाकामी पर गुस्सा जाहिर करते हुए जल्द खुलासा न होने पर मेरठ बंद की चेतावनी दे डाली। आज तक उसमें क्या हुआ वो थानेदार बताने के काबिल नहीं है, तो अब फिर घटना होती है तो इसका मतलब वो अक्षम है, वो अपराध रोकने में सक्षम नहीं है। ये लोग हटाए जाएं। एसपी सिटी जमीन पर भी बैठे, लेकिन फिर भी व्यापारी नहीं माने। अब इस सॉरी गैंग के खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीम गठित कर दी है। डेडिकेटेड टीम गठित की गई है और शीघ्र ही इस पूरे घटनाक्रम का और पीछे जो भी घटनाएं अभी तक अनवर्कआउट है उनका हम लोग खुलासा करेंगे। ये सॉरी गैंग कहां से आया है? इस सॉरी गैंग का अगला निशाना कौन होगा? चोरी करना और फिर सॉरी कहने के पीछे की वजह क्या है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।